हेलो एवरीवन। अब देखेंगे हम एम फेस, क्योंकि इसके पहले का पार्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था। तो अब यहाँ से हम देखेंगे अबाउट एम फेस। एम फेस मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं अबाउट माइटोसिस। यहाँ पर पहले हम देखेंगे माइटोसिस और फिर बाद में देखेंगे मियोसिस। अब यहाँ पर एम फेस क्यों बोला है? तो मैंने बोला है कि जब अपना सेल साइकिल हुआ था जहाँ पर हमने G1 S G2 और एम फेस देखा था, तो एम मतलब यहाँ पर माइटोसिस या मियोसिस लेंगे हम। बट जब हम सोमैटिक सेल के बारे में बात करेंगे मतलब माइटोसिस, और जर्म सेल या सेक्स सेल के बारे में बात करें मतलब मियोसिस। तो पहले हमको यहाँ पर देखने का है अबाउट एम फेस, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पर माइटोसिस। तो देखते हैं वन बाय वन, और मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि ये जो एनसीईआरटी साथ में कुछ एडिशनल पॉइंट हो गए तो वो भी, इसके वजह से वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ सकती है। पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए, पूरा अटेंशन होना चाहिए और लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली अपन एंजॉय करते करते ये पूरा अच्छे से पढ़ जाएगा। तो एम फेस मीन्स माइटोसिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। ड्रामेटिक, ड्रामा, ड्रामा नौटंकी, मतलब इसमें बहुत बड़ी नौटंकी होती है। मतलब इसके अंदर प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, ये चारों फेजेस होते हैं। और ये चारों फेजेस होने के बाद क्या होने वाला है कि जो एक पेरेंट सेल है उससे 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे जो कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे पेरेंट के जैसे। ये अगर पेरेंट सेल है तो माइटोसिस के बाद क्या होगा, इससे ऐसे ये 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होने वाले। ये 2 है डॉटर सेल्स, ये भी और ये भी, जिनमें पेरेंट के जैसा ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा। मतलब जो काम पेरेंट करेंगे एग्जैक्टली सेम टाइप का वर्क उनके डॉटर सेल्स करेंगे। इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी ध्यान देना है। रिकग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल, क्योंकि देखिए एक सेल से जब ये, इस सेल से अगर ये 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब ही क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे वही कंपोनेंट इन दोनों में भी आने वाले हैं, इन दोनों डॉटर सेल में, वैसे के वैसे। जैसे समझिए एक फैमिली है, मदर और फादर है, तो उनके जो बच्चे हैं, तो जैसे मदर फादर की लाइफ थी, मतलब उन्होंने अपने बच्चे प्रोड्यूस किए, फिर उनको पढ़ाया लिखाया जो किया, अब वैसा ही क्या होने वाला, वो बच्चों के साथ भी वैसा होगा, क्योंकि कल वो मैरिज होगा तो उनको भी चाइल्ड होंगे, और जो पेरेंट के साथ जो चीज़ें थी सब कुछ वही बच्चों को भी रिपीट करनी है। तो मतलब यहाँ पर वैसा हो रहा है कि जो पेरेंट सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल थे, जिस टाइप का मटेरियल था, एग्जैक्टली सेम टाइप का मटेरियल आगे वाले सेल्स में आने वाला, डॉटर सेल्स में। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पैरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स रिमेन सेम, जो मैं अभी आपको बोल चुका हूँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब इक्वल, दोनों इक्वल प्रोड्यूस हुए, मतलब एक एक से भले दो, ऐसे। दो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ 4 स्टेज, मतलब हमको समझने के लिए इनको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। यहाँ पर ये जो 4 स्टेजेस दिख रहे हैं हमको, ठीक है। माइटोस इस वर्ड का मीनिंग होता है थ्रेड, और ये जो माइटोसिस है इसको ही हम दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। प्रोग्रेसिव मतलब एक ही डायरेक्शन में ये प्रोग्रेस करते जाएगा, 1 से 2 आएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, सो ऑन, ऐसे यानी कि बढ़ते जाएगा, कंपाउंडिंग होते रहता है। वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस, मतलब क्योंकि ये स्टेजेस इतने होते रहते हैं कि मतलब एकदम हम सेपरेट नहीं कर सकते, प्रोफेस में सिर्फ इतना ही, मीटाफेस में इतना ही, क्योंकि ये प्रोसेस प्रोग्रेसिव मैनर में, तो एकदम क्लियर कट दोनों के अंदर सेपरेशन है, मतलब ईच रिस्पेक्टिव स्टेजेस में। तो वन बाय वन स्टेजेस पढ़े तो समझ में आ जाएगा। तो ये वन बाय वन फेजेस देख रहे हैं। सबसे पहली जो फेज होती है उसको बोलते हैं प्रोफेस, क्योंकि प्रो का मीनिंग होता है फर्स्ट और फेस का मीनिंग होता है स्टेज, मीन्स फर्स्ट स्टेज। बोल चुके हैं आप, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलोज द एस एंड G2, क्योंकि एस फेस होने के बाद G2 होगा और G2 के बाद M होगा, तो इसका मीनिंग ये है। In the S and G2 phase, new DNA molecule are formed are not distinct but intertwined। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि जो S फेज है और G2 फेज है, इनके अंदर न्यू डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ था। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल एक्चुअल कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, S के अंदर, क्योंकि S फेज को हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए क्या करेगा, एक डीएनए से 2 डीएनए प्रोड्यूस होने वाले, कहाँ पर, S फेज में। आर नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अभी तक वो सेपरेट नहीं हुए, मतलब ये क्या है कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये डीएनए, तो डीएनए का बोले हम रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन मतलब ऐसे 2 स्ट्रैंड तैयार होंगे, इधर एक इधर एक।
पर अभी तक ये पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुए। सेपरेट कब हो गए? जब इससे दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे, एक इधर और एक इधर। तो इनमें ये डीएनए जाने वाला है। जितना अमाउंट ऑफ डीएनए इधर एक न्यूक्लियस में था, उतना ही क्या होगा, इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, जो कि अभी हुआ नहीं है प्रोफेस में। प्रोफेस में सिर्फ क्या होता है कि जो भी ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जहां पर ये क्रोमैटिन थ्रेड है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड कहां पर आएगा? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर क्या रहेगा? क्रोमैटिन थ्रेड। दिस इज द क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमा मीन्स कलर, और थ्रेड मतलब समझ में आता है, दो अपना वैसे। अब ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये धीरे धीरे क्या होना चालू होता है? ये कंडेंस होना चालू होता है। कंडेंस होता है मतलब ये शॉर्ट होगा। शॉर्ट हुआ मतलब ये थिक होगा। थिक हुआ मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉइल हो रहा है। और कॉइल होते वक्त क्या होता है यहाँ पर? डिहाइड्रेशन। तो मतलब ये सब वर्ड आपको याद रखने के कि जो क्रोमैटिन थ्रेड है उसका वो पहले कैसा है? इट इज अनकॉइल। तो अनकॉइल जो वो कॉइल हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, थिक हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है। और ये सब होने के बाद जो ये क्रोमैटिन थ्रेड था, ये सब कहां पर होना स्टार्ट हुआ? प्रोफेस के अंदर। होने के बाद इससे क्या फॉर्म होगा? क्रोमोसोम। जैसे जो आपके पास सपोज एक माला है गले में पहनने वाली, जिसके ऊपर बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, मतलब ये ऐसा डीएनए, और इसके ऊपर क्या रहता है? ऐसे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के ऊपर ये डीएनए रैप हुए वाला था। आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर। तो प्रोफेस इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड। अनटैंगल्ड का मतलब होता है सुलझा हुआ। जैसा होता है ना, आपको कभी पतंग उड़ाते वक्त वो जो, अगर आप थ्रेड को नीचे खींच रहे हो और वो चरखे से उसको वाइंड नहीं किया, तो वहां पर वो थ्रेड दिखाई देगा आपको अनटैंगल्ड फॉर्म में, सुलझा हुआ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, द सेंट्रियोल विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। ये हम बोल चुके। देखिए एस फेज में जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में। Now begin to move toward opposite pole, and the completion of prophase can be thus marked by the following characteristic event। मतलब प्रोफेस हो चुकी है, तो इन कैरेक्टर से हमको समझ में आएगा। और ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूंगा, सो दैट पर्पस ये कि आपको ये वीडियो देखते देखते लर्न हो जाना चाहिए, पूरा लर्न हो जाना चाहिए। इसलिए स्किप नहीं करना, पूरा देखते जाओ, ठीक है। तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम कैसा हुआ? कंडेंस होने की वजह से। जैसे मैंने बोला, किसी गर्ल्स के अगर हेयर्स लॉन्ग है और सपोज शी इज डूइंग सम वर्क, तो उसके लिए वो लंबे हेयर से उसको डिस्टर्ब होगा, तो वो क्या करेगी कि अपने हेयर्स को कॉइल कर लेगी। तो जब हेयर्स उसके सीधे हैं, मतलब जब उन्होंने उसको यानी कि पैक नहीं किया, तब वो हो गए क्रोमैटिन फाइबर। और उसको जब पैक कर लिए या रबर बैंड लगा लिए या उसकी चोटी बनाई, मतलब वो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। और जब खुले मतलब क्या होगा? क्रोमैटिन फाइबर। तो क्रोमोसोम आर सेम टू कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर टू द सेंट्रोमियर। मतलब देखिए सेंट्रोमियर भी होगा और दो क्रोमैटिड हो गए। अगर एक क्रोमैटिड एक सेंट्रोमियर ये अगर होता होगा, तो उस क्रोमोसोम को हम मोनैड बोलते हैं, मोनैड। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली मतलब ये क्या होता है यहाँ पर कि जब ये हम देख रहे हैं कि जहाँ पर ये जो सेल डिवीजन होगा, जहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, तो ये जो सेंट्रियोल रहता है ये धीरे धीरे क्या होता है, अब ये दोनों सपोज ये पोल पे, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एक सेंट्रियोल और ये एक सेंट्रियोल, मतलब ये धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे पोल पर आना स्टार्ट होता है। पहले ये ऐसे थे, बाद में धीरे ऐसे ऐसे हुए, मतलब यहाँ से एक इधर और एक इधर जाएगा पोल की तरफ, क्योंकि ये हो गया पोल और ये चीज क्या हो गई? इक्वेटर। तो जैसे प्रोफेस होता है, प्रोफेस के अंदर क्या होगा कि सेंट्रियोल विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, ठीक है। और यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म होंगे और ये क्या करेंगे, ये ऐसे मतलब फॉर्म तो हुए वाले, ये अपोजिट पोल पे जाएंगे और फिर बाद में जाके ये ऐसे स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे। द प्रोटीनेसियस कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड दस हेल्प इन द प्रोसेस, यानी कि आगे ये प्रोसेस के अंदर हेल्प करने वाले कौन से? सेल डिवीजन के। अब देखिए आगे का। हाँ, अब मेटाफेज है, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट फेज थी,
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी दैट विल बी अ मेटाफेज। थोड़ा सा रह गया यहाँ पर, तो वो भी ले लेंगे। अब देखिए, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो द गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस। उसके बाद क्या नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये सब क्या हो जाना वाले, डिसअपियर हो जाएंगे। कब, जब प्रोफेज खत्म होने को आ रहा है तब। तो 1 मिनट के लिए थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा क्या क्या बोले वाला हमने प्रोफेज में। एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ, याद रखिए प्रोफेज के अंदर क्या होने वाला है। तो ये हमको पता है कि फर्स्ट स्टेज थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रोफेज में। एक बार रिवाइज कर ले रहे क्योंकि यहीं पर याद हो जाना हमको। तो प्रो का मतलब हुआ फर्स्ट और फेज का मीनिंग हो गया स्टेज। तो ये पहली स्टेज थी। अब स्टेज के अंदर क्या हुआ, तो बोल रहे हम ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, ये याद रखिए। जो पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पर ये पूरे आपको याद हो जाना चाहिए। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। इस फेज के अंदर क्या हुआ, जो क्रोमैटिन फाइबर था इसी से क्या बन रहा था, क्रोमोसोम। कैसे बन रहा था, तो मैंने बोला क्रोमैटिन फाइबर कैसा था, अनकॉइल। तो ये कैसा होगा यहाँ पर, ये कॉइल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। क्योंकि उसकी जैसे थिकनेस बढ़ती है वैसे वो विजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि क्रोमैटिन फाइबर मैंने बोला ये अनटैंगल्ड फॉर्म है, और इससे फिर बाद में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह का क्रोमोसोम। जैसे मार्केट में आप नायलॉन की डोरी लाने को गए तो वो उसको क्या रहता है, वो कॉइल करके देते हैं आपको, और घर पे लाने के बाद हम उसको अनकॉइल करते हैं। तो अनकॉइल मतलब क्रोमैटिन फाइबर, और कॉइल हुआ मतलब क्रोमोसोम। और कैसे होगा, ये सब स्टेजेस मैंने बोल चुका आपको। और क्रोमोसोम जो रहता है वो यहाँ पर हमको डबल दिखेगा, 2 कॉइल्ड सिस्टर क्रोमैटिड दिखेंगे, जो कि किससे ज्वाइन हुए वाले होते हैं, सेंट्रोमियर से। यहाँ पर हमको दिख रहा है ये सेंट्रोमियर, और ये दिख रहा है हमको क्रोमैटिड्स। ठीक है, और यहाँ पर जो ये क्रोमैटिन फाइबर रहता है ना, ये एक्चुअल में हमको कैसे दिखते हैं, लाइक अ बॉल ऑफ वुल। ये हमको दिखते कैसे, बॉल ऑफ वुल। और जब ये बॉल ऑफ वुल के जैसे दिखते हैं तब इसको बोलते हैं स्पीरियम स्टेज। स्पीरियम स्टेज का मतलब ये होता है बॉल ऑफ वुल। जैसे स्वेटर बनाते हैं ना हम घर पे, तो पहले वो जो वुल रहता है उसका बॉल लेके उससे ही क्या करते हैं, जैसे जैसे स्वेटर बनते रहता है वैसे बॉल ऑफ वुल क्या होता है, कम होता है। तो बॉल ऑफ वुल मतलब क्रोमैटिन, स्वेटर मतलब क्रोमोसोम। समझ आएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही में क्या क्या डिसअपियर हो रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, जो भी सेल ऑर्गेनल है वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। और क्या होने वाला है इस स्टेज के अंदर, तो सेंट्रियोल जो रहता है वो क्या होता है, अपोजिट पोल पर जाएगा। सेंट्रियोल विल स्टार्ट टू मूव एट अपोजिट पोल। तो ये याद रखिए, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। तो ये पॉइंट सब याद हो जाने चाहिए। देखिए अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो आप एक बार रिकॉल कर लेना वीडियो पॉज करके, याद ही हो जाना चाहिए आपको सब, क्योंकि इसके बाहर का कुछ भी नहीं जाएगा। यानी कि इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूं, यानी कि पूरा आपको याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला, सेंट्रियोल विल नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल एंड फाइन रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल अपीयर अराउंड ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल टू फॉर्म एस्ट्रल रेस। और फिर ये आगे कैसे काम करेंगे वो समझ में आता है मेटाफेज में। ठीक है, तो ये हो गया प्रोफेज के बारे में। अब देखेंगे हम मेटाफेज, जो कि सेकंड फेज है। मीटा का मीनिंग क्या होता है, मिडल। इस वर्ड का मीनिंग होता है मिडल, और फेज का मीनिंग होता है स्टेज, मतलब मिडल फेज है ये, और ये भी इंपॉर्टेंट फेज है। इस फेज को कैसा कैरेक्टराइज किया जाता है, तो बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज। ये याद रखिए, जहां पे न्यूक्लियर एनवलप नहीं दिख रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा है, वो फेज है मेटाफेज। एंड हेंस क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, हमको क्रोमोसोम जो अच्छी तरह से दिख रहा है वो इस स्टेज में दिखेगा। हम यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर भी काउंट कर सकते हैं। क्रोमोसोम को अच्छे से स्टडी करने के लिए मेटाफेज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड एंड बेस्ट स्टडीड इन द मेटाफेज स्टेज। ये स्टेटमेंट याद रखिए। दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। देखो क्या बोला, क्लियरली दिख रहा है बोल के। दिस इज देन द स्टेज इन विच द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी मतलब उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है, ये बहुत इजीली हमको
पढ़ने आता है, मोस्ट इजीली स्टडी, इसलिए मेटाफेज को याद रखिए, स्टेज इंपॉर्टेंट है। एंड एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। अभी मैंने आपको क्रोमोसोम निकाल कर दिखाया था, और आगे के वीडियो में भी मैं एक क्रोमोसोम पर अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे आपको पूरा देख लेना है, आपको और बहुत डिटेल में अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो सेंट्रोमियर कहाँ पर ये बता दिया मैंने। द स्मॉल डिश शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड एज काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर भी दिखाई देंगे, कहाँ पर दिखाई देंगे, तो यहाँ पर इस तरीके का हम ये क्रोमोसोम रहेगा, याद रखिए ये सब, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक होता है शॉर्ट आर्म जिसको पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है लॉन्ग आर्म जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करता है। बीच में क्या होता है यहाँ पर सेंट्रोमियर, सेंट्रो नाम से समझ में आ रहा है, मियर मीन्स यूनिट, सेंट्रोमियर। और इसके ऊपर क्या होता है, ये ऐसा दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, दीज आर काइनेटोकोर। और ये जो होते हैं इनको बोला जाता है क्रोमैटिड। व्हाट इज दिस, दिस इज क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना चाहिए। ये काइनेटोकोर, अपनी जैसी कड़ी होती है ना घर पे, ये ऐसा कड़े को ऐसे नॉब होते देखिए जिससे हम पकड़ते हैं, तो ये वैसा है देखिए, ये हो गया सेंट्रोमियर, ये दोनों हो गए काइनेटोकोर, ऐसे। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ये बोल चुके हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो था उसको क्या बोला, काइनेटोकोर। एंड द स्ट्रक्चर सर्व्स एज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर रहेंगे वो इसको अटैच होंगे, किसको, जो हम काइनेटोकोर दिखा रहे हैं वहां पर, जो काइनेटोकोर रहेगा वहां पर क्या होंगे, वो अटैच हो जाएंगे। तो ये याद रखने का, अटैचमेंट स्पिंडल फाइबर किसके हेल्प से हुआ, काइनेटोकोर के हेल्प से, टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव into the position of center of the cell, and hence a metaphase is characterized by all chromosome coming to lie at equator। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये भी, क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पे आ जाएंगे। कहाँ पर इक्वेटर पे आ गए, यहाँ पर दिख रहा है देखिए डायग्राम में कि ये जो पॉइंट निकाल रहे हैं हम, ये है इसका इक्वेटर, यहाँ पर दिखा था नीचे डायग्राम और एक है, और बाद में और एनिमेशन फॉर्म में भी दिखाऊंगा मैं डायग्राम। ये देखिए रिवाइज करते हो, क्योंकि हम रिवाइज भी करने वाले साथ में, दिख गया यहाँ पर, ये कलर चेंज कर लेता हूँ समझ में आ जाएगा। ये है इसकी इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये क्या हो गया, अलाइन हो गया इस इक्वेटोरियल प्लेट पर। ये क्या हो गया, पोल, दीज टू आर पोल। ये क्या है, दिस इज सेंट्रियोल। और ये जो इसके यहाँ से ये जो दिख रहा है हमको, ये है स्पिंडल फाइबर, इनको हम स्पिंडल फाइबर बोल सकते हैं, या तो इसको माइक्रोट्यूब्यूल बोल सकते हैं। वो आपने कठपुतली का गेम देखा होगा ना, कठपुतली में ऐसे देखो, ऐसे दो होते हैं और फिर ऐसा डोरी लगा वाली होती है और नीचे खिलौना होता है, वैसा स्ट्रक्चर है। ये दो सेंट्रियोल क्या हो गया, अपोजिट पोल को गए, और दोनों सेंट्रियोल को मिला है तो उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये है इक्वेटोरियल प्लेट जहाँ पर क्रोमोसोम अलाइन हो गया, और इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम अलाइन होना ये इंडिकेट करता है कि ये मेटाफेज स्टेज है, ठीक है। मेटाफेज में और क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दिया हमको यहाँ पर, कि इन द मेटाफेज क्या हुआ ये, कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, काइनेटोकोर को ये अटैच हुआ, एंड क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड। अलाइन मतलब लाइन से लग जाना, यहाँ पर लाइन से लग जाता है, अलॉन्ग द इक्वेटोरियल प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर एट बोथ पोल। तो ये दिख रहा है, मैं आपको इसको और डायग्राम से दिखाता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या हुआ था, अभी बोल चुके हम क्या हो रहा है यहाँ पर। हम पहले ये दिखा दिए पोल, कहाँ पर पोल है, इधर एक पोल है, इधर एक पोल है, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेट, या इसको दूसरा नाम क्या है, मेटाफेसिक प्लेट, नाम याद रखिए, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, इक्वेटोरियल प्लेट, या इसको बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट, ठीक है। यहाँ पर कौन आ गया, ये क्रोमोसोम अलाइन हो गए इस तरीके से, ठीक है। ये क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन हो गए। अब क्या बोले यहाँ पर, कि यहाँ पर ऐसे सेंट्रियोल थे, ठीक है, ये सेंट्रियोल। अब इन सेंट्रियोल से क्या हो रहा है, तो इन सेंट्रियोल से अराइज हो रहे थे ऐसे स्पिंडल फाइबर, ठीक है, इधर से आया स्पिंडल फाइबर, और याद रखें लगभग मतलब ऐसे 40-40 स्पिंडल फाइबर
या जो ये माइक्रोट्यूबुल बोला दीज आर स्पिंडल फाइबर। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बट बोलते वक्त आपको लॉन्ग फॉर्म बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर रहता है इनका काइनेटोकोर, इस तरीके का दिख रहा है ये काइनेटोकोर। तो इस काइनेटोकोर को इनका स्पिंडल फाइबर ऐसा अटैच होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पक्का याद रखने का है कि जहाँ पर मैंने आपको ये ऐसे ये काइनेटोकोर दिखा और यहाँ पर ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है ना, और जिसको माइक्रोट्यूबुल के फाइबर ऐसे अटैच है, ठीक है, या स्पिंडल फाइबर अटैच है, तो ये जो फाइबर होगा इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फाइबर। सॉरी, कंटिन्यूस फाइबर नहीं, इसको क्रोमोसोमल फाइबर बोलेंगे, या तो ट्रैक्टाइल फाइबर बोलते हैं, या तो काइनेटोकोर फाइबर बोलते हैं। ये तीनों नाम याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखो क्या, क्रोमोसोमल फाइबर, या तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक्टाइल फाइबर, या तो इसको क्या बोलेंगे हम, काइनेटोकोर फाइबर। काइनेटोकोर फाइबर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल समझो यहाँ से निकला है पोल से, और इसने क्रोमोसोम को अटैच नहीं हुआ, डायरेक्टली पोल से, इस पोल से निकलकर इस पोल तक आ गया, जो जिसने क्रोमोसोम को अटैच नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फाइबर। कंटिन्यूस फाइबर, ये याद रखिए, मैंने किसको कंटिन्यूस बोला है, किसको क्रोमोसोमल फाइबर बोला है। ये जो काइनेटोकोर होता है ना, इसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर को जो फाइबर अटैच होता है इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस, सॉरी क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्रोमोसोमल फाइबर, ट्रैक्टाइल फाइबर, या काइनेटोकोर फाइबर। कंफ्यूज हो रहा था, इसे सी लिखा है ना इसलिए। ये कंटिन्यूस फाइबर है। ठीक है, ये कंटिन्यूस, और ये क्या है, क्रोमोसोमल। इसको लिखते वक्त क्रोमोसोमल लिखना था, समझ में आ रहा था। यहाँ पर समझ में आ गया मेटाफेस में क्या क्या बोले, क्या क्या बोलना है देखो मेटाफेस में, और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको याद रहे। ये स्टेज कैसे आइडेंटिफाई होती है, ये बोलते वक्त क्या बोलना है कि ये एक सेकंड स्टेज है जो कि मिडल स्टेज है, इसको मिडल स्टेज बोल सकते हैं आप, मिडल। ठीक है, नंबर 2 में आप क्या बोलोगे कि ये स्टेज कैरेक्टराइज की जाती है। कैसे कैरेक्टराइज की जाती है, कि जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। आपको यहाँ पर क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई देगा, मतलब ये क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं आप, एक तो मोस्ट क्लियरली देख सकते हैं आप इसको, मोस्ट क्लियरली यू कैन सी, इसकी मॉर्फोलॉजी आप स्टडी कर सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोले हम यहाँ पर कि जो क्रोमोसोम थे वो क्या हो गए, दे विल अलाइन। अलाइन मतलब लाइन से आ गए। जैसे आपने बचपन में वो जब राष्ट्रगीत गाते हो आप आपके स्कूल में, तो जब टीचर्स आपको बोलते हैं अरे लाइन में खड़े हो जाओ, तो आप एकदम लाइन में खड़े हो जाते हो, और जब लाइन में नहीं हो, मतलब समझे प्रोफेस, क्रोमैटिन दिख रहा है। जैसे आपको बोला कि अरे लाइन में लग जाओ सब जनो, आपको जनगण मन बोलना है, तो आप लाइन में लगते हो और बहुत अच्छे से अपना राष्ट्रगीत गाते हो। तो अब जब आप लाइन में लग गए मतलब ही अलाइन हो गए। तो क्रोमोसोम अलाइन एट कहाँ पर, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे लगने के बाद, तो जो इक्वेटर पे लगने के बाद क्या होगा कि जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कहाँ पर अटैच हुए, जो काइनेटोकोर था किसका, क्रोमोसोम का, उसको वो अटैच हुए। अटैच होने के बाद उस फाइबर को क्या बोले हम, क्रोमोसोमल फाइबर, ट्रैक्टाइल फाइबर और काइनेटोकोर फाइबर। और जो फाइबर सेंट्रियोल से अराइज हुए और पोल टू पोल गए और क्रोमोसोम को अटैच नहीं हुए, उनको क्या बोला हमने, कंटिन्यूस फाइबर। और जब भी ये फाइबर आते देखिए इस पोल से लेकर इस पोल तक, ठीक है, ये से यहाँ से आ रही है फाइबर, और यहाँ पर ये क्रोमोसोम है। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है ये अपना काइनेटोकोर, ये तो ये समझ में आ गया कि जो सेंट्रियोल से ये गया था ये क्या था, ये क्रोमोसोमल फाइबर था। ठीक है, और जो नहीं अटैच हुआ उसको क्या बोले हम, कंटिन्यूस फाइबर। और जब ये स्पिंडल फाइबर निकलते हैं ना इस तरीके से, मतलब इस सेंट्रियोल से ऐसे, तो कुछ आधे में आकर ही रुकते हैं, तो ऐसा माइनस और प्लस 2 पॉइंट होता है, तो इनको डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। मतलब कुछ जो फाइबर यहाँ से निकले पर आगे गई नहीं, तो इनको बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूस फाइबर। ठीक है, डिसकंटिन्यूस कौन सा है, जो पोल से निकला पर इक्वेटर के आगे नहीं जा पाया, वो रहेगा डिसकंटिन्यूस ऑन ईदर ऑफ द डायरेक्शन। मतलब इधर भी हो सकता है ऐसा, नीचे से भी हो सकता है। और कंटिन्यूस मतलब क्या, जो पोल से तो पोल तक जाएगा पर क्रोमोसोम को अटैच नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखने का है। और जहां पर देखो ये क्रोमोसोम को ये जो स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है ना, लगभग ऐसे 40 अटैच होता है। और ये फाइबर जो अटैच हो रहा है, कौन सा फाइबर, ये सेंट्रियोल से निकले वाला फाइबर,
जो इस काइनेटोकोर को अटैच हो रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये जब यहाँ पर अटैच होते हैं तो इनको बोला जाता है कांग्रेशन, ये याद रखिए, इसको कांग्रेशन बोलते हैं। ये इधर दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये हो गया इसका काइनेटोकोर और ये फाइबर अटैच है इधर से, ठीक है। ऐसे 40 फाइबर अटैच रहेंगे फ्रॉम द ईच साइड, इसको बोलते हैं कांग्रेशन, ठीक है, कांग्रेशन, ये याद रखिएगा। किसको कांग्रेशन बोला मैंने आपको, क्रोमोसोम अलाइन along the metaphase plate or equatorial plate through spindle fiber to the both poles and chromosome move to the equator called as congregation, ठीक है। ये कॉन्ग्रेशन ये याद रखने का, और बाकी सब चीज़ें मैं बोल चुका आपको, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि फिर आप यहाँ पर कंटिन्यूस फाइबर क्या है वो बोल सकते हैं आप, डिसकंटिन्यूस फाइबर क्या है वो बोल सकते हैं आप, फिर क्रोमोसोमल ये सब ये जो बाकी की सब चीज़ है वो बोल चुका मैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। ओके, तो मेटाफेस आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड फेस है एनाफेस। एना का मतलब होता है लेट, मिड के बाद का लेट, और फेस का मतलब होता है स्टेज। ये सबसे शॉर्टेस्ट फेस होती है एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेस। ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, स्टार्ट होना। ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट अ मेटाफेस प्लेट and split simultaneously, and the two daughter chromatids now referred as chromosome of the future daughter nuclei। ये फेस इतनी इंपॉर्टेंट है, देखिए एनाफेस, यहीं पर चमत्कार हो रहा है। 1 से 2 सेल हो रहा है। आपका प्रीवियस बर्थडे और अभी सपोज आपका कभी बर्थडे आ रहा है इस मंथ, अगले मंथ, सो ऑन, तो आपकी मतलब हर साल क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। एक पर्टिकुलर स्टेज तक ग्रोथ होगी, लेट से 18 साल 20 साल तक, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी आपकी, और बॉडी तो बढ़ते जाएगी, मतलब उसके अंदर चेंजेस होते जाएंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इसी के वजह से। मतलब ये जो बोल रहा था मैं आना फेस के अंदर कि ये शॉर्टेस्ट फेस है और बहुत इंपॉर्टेंट फेस है। क्यों इंपॉर्टेंट फेस है, क्योंकि इस फेस में, अब देखिए जैसे मैंने बोला कि ये पैरेंट सेल थी जिसके अंदर 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। इससे जब 2 डॉटर सेल तैयार हो रहे हैं, दीज आर डॉटर सेल्स बोल चुका मैं, और ये हो गए पैरेंट सेल, शॉर्ट फॉर्म से मैंने इंडिकेट किया, ये डॉटर सेल्स है, ठीक है। तो इसमें जैसा 2n है उस वैसा ही क्या हुआ, इसके अंदर भी 2n आ रहा है, इसके अंदर भी 2n आ रहा है, तो मतलब इस 2n से ये क्या हो गया, 2 प्रोड्यूस हो गया, मतलब भी डबल हो गया, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं, ठीक है। जब ये इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक ऐसी स्टेज रहेगी कि जैसे हम मेटाफेस में क्या देखें कि क्रोमोसोम अलाइन है, तो समझो इस पैरेंट के अंदर ये 2n इक्वल टू 46 है, ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि अगर हमारे बॉडी के सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो फिर जब ये स्टेजेस होंगी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये दोनों अंदर आएंगे। जैसे देखिए अभी आप जो है, अभी हम अकेले खड़े हैं, ठीक है, बाहर, पर एक टाइम ऐसा था कि जो हमारी मदर है, हम हमारे मदर के बॉडी में थे, समझे आप। जब हम हमारे मदर के बॉडी में थे तो एक्चुअल में क्या हो गया, 2 लोग हैं। जब हम डिलीवरी हुई बाहर आई तब क्या हो गया, सिंगल हो गया, मदर सिंगल और हम अलग, मतलब हम दोनों सिंगल सिंगल हो गए, सेपरेट हो गए। वैसे क्या होगा, जब इस 2n से ये 2n और 2n प्रोड्यूस होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज थी कि जिसके अंदर 2n से 2n और 2n साथ ही में थे एक जगह। मतलब देखिए 46 क्रोमोसोम है पैरेंट सेल में, ठीक है। तो फिर बाद में ये सेपरेट होने वाले, इधर 46 इधर 46 आने वाला है। पर एक स्टेज ऐसी थी कि जहां पर ये 46 और 46 साथ में थे, और वो स्टेज होती है ये स्टेज, मतलब एनाफेस। तो क्या होता है एनाफेस के अंदर, सपोज हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम वहां पर कितने रहेंगे, 46 प्लस 46 जितने होते हैं उतने वहां पर रहेंगे। तो एनाफेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम देख चुके हैं कि जो मेटाफेस में जो क्रोमोसोम थे उसको क्रोमैटिन, उसके अंदर जो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं हमको, और जो ये काइनेटोकोर रहेगा ये क्या करेगा, इसको ऐसा खींच के ऊपर के साइड को ले जाएगा। मतलब यहाँ पर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहा है, ये ऐसा इस तरीके से। और यहाँ पर ये था सेंट्रियोल, इधर ऊपर ऊपर दिखाएगा, ये स्पिंडल फाइबर है, दीज आर क्रोमैटिड्स, और ये बीच में क्या था यहाँ पर, इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट से ये क्रोमैटिड्स क्या हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। कैसे, यहाँ पर एक बार और दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से एक बार स्लाइड ही देख लीजिए, मतलब समझ में आ जाता है आपको।
बाद में और आप रिपीट दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो क्रोमैटिड्स है ये मूव हो रहा है। तो मतलब ये एक्चुअल में इस फेज के अंदर क्या क्या हुआ, मतलब समझ में आता जाएगा आपको क्या क्या हो रहा है इस एनाफेज में। अगर हम देखें तो जो क्रोमैटिड्स है उसको काइनेटोकोर अटैच होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो अलग अलग मूव हो रहे हैं। और अभी बोल चुका मैं आपको कि एनाफेज जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है, दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ है कि सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू टू, रिजल्टिंग इनटू अ टू डॉटर क्रोमैटिड्स। और ये दो क्रोमैटिड क्या होता है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अपोजिट पोल पर ये माइग्रेट हो रहा है, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल। और फिर इन दोनों के बीच में ये ऐसा ये जो होता है ना, अब देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ तो इन दो क्रोमैटिड के बीच में ये जो ऐसा फाइबर दिखाएंगे ना, इसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर, याद रखिए, दिस इज इंटरजोनल फाइबर, ये, ठीक है। और जो ये अटैच है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर। जो कंटिन्यू है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फाइबर, और जो डिसकंटिन्यूस है उसको अलग नाम था, ठीक है। दिखा था इधर का, तो ये उससे समझ में आ रहा है, देखिए ये सर। अब यहाँ पर ये मेटाफेज तो हो चुका, मेटाफेज में याद रखें ये क्या था, ये सेंट्रियोल, और ये क्या है, दीज आर एस्टल रेस, एस्टल रेस, एस्टल रेस, रेस। एस्टर का मतलब समझ में आता ना, कि जहाँ पर हम ये सेंट्रियोल दिखा ना, सेंट्रियोल से जब ये फाइबर तैयार हो रहा है तो इधर भी हम ऐसे फाइबर दिखा, ठीक है। ये क्या हो गया सेंट्रियोल, ये क्या हो गया एस्टल रेस, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं एस्टर, ये याद रखिए एस्टर। एक्चुअल में एस्टर इस वर्ड से आया, देखो इसको अस्टरिस्क बोलते हैं हम। अस्टरिस्क पता है, जैसे आप ऐसा स्टार निकालते हो वैसे ये होता है अस्टरिस्क, तो इसके जैसा दिखता है इसलिए इसको क्या बोला रहा है अस्टरिस्क। क्योंकि सेंट्रियोल से ये जब स्पिंडल फाइबर निकलता है तो जैसे सन से रेस निकलता है वैसे इस सेंट्रियोल से ये फाइबर ऐसे निकलते हैं, माइक्रोट्यूबिल बोलते हैं इनको। माइक्रो मतलब छोटा, ट्यूबिल मतलब ट्यूब के जैसा। तो बिगन एट देयर माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट पोल्स, क्रोमैटिड अपोजिट पोल पर जाना चालू हो गए। ईच क्रोमोसोम मूव अवे from the equatorial plate, and the centromere of each chromosome is toward the pole and hence leading the edge, edge मतलब टोक। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यानी कि अपने सेंटर से मतलब इक्वेटोरियल से क्या हो रहा है टूवर्ड द पोल जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये बीच में हो गया इक्वेटर। अब ये क्रोमैटिड पहले कहाँ पर थे, ये मतलब जब क्रोमोसोम था, अभी ये क्रोमैटिड, क्रोमैटिड क्या है मैं बोल चुका आपको, क्रोमोसोम था, फिर क्रोमोसोम का क्या होगा स्प्लिट होकर यहाँ पर क्या हो रहा है वो, यानी कि इक्वली दोनों साइड को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर और इधर इक्वली। तो क्या होगा इक्वेटर से ये क्या हो जा रहे हैं, दे आर गोइंग अवे मीन्स फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर से किधर जा रहे हैं पोल की तरफ, इधर और नीचे। तो ये होगा, तो इसके अंदर मेनली क्या की इवेंट हुआ है किसके अंदर एनाफेज में, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट, स्प्लिट हो गया मतलब जो चिपके वाले थे वो टूट गए, एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट, क्रोमैटिड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर सेपरेट हो रहा है। और किधर जाएंगे वो टूवर्ड द अपोजिट पोल, मतलब एक इधर तो दूसरा इधर, ये होने वाला है इसमें एनाफेज में। याद रखिए एनाफेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन माइटोसिस जो है वो एनाफेज में हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए टीलोफेज, टीलो का मीनिंग होता है एंड और फेज का मीनिंग होता है स्टेज, तो इसको बोला जाता है फाइनल स्टेज। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि हम जो माइटोसिस देख रहे थे इसके अंदर मेनली दो स्टेजेस थी, एक करियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस में क्या होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जैसे मैंने सिंपल बोला था ना, आप शादी में गए आपने गुलाब जामुन लिया तो उसके साथ वो चाशनी भी लेता है, तो गुलाब जामुन मतलब न्यूक्लियस होगा और वो चाशनी मतलब साइटोप्लाज्म हो गया। तो एक्चुअल में ये साइटोकाइनिन जो होता है वो बिगिन होता है इस एनाफेज में और एंड होता है इस टेलोफेज में, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि साइटोकाइनेसिस सब में होता है, कुछ जनों में नहीं होता, नहीं होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है, ठीक है। तो देखिए आगे टेलोफेज
द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस। अब क्या होगा, जो जो आपने एनाफेज में पढ़ा उसके एग्जैक्टली यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट बोलिए। कैसा अपोजिट बोलोगे आप, क्योंकि जहाँ पर आपने पहले प्रोफेज देखे, ये पहली फेज थी, टीलोफेज लास्ट की फेज है, तो डिफरेंस बोलने आता है। ये फर्स्ट स्टेज थी, तो ये क्या है, ये फाइनल स्टेज है। यहाँ पर क्या था, क्रोमैटिन फाइबर जो था वो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ था, कॉइल होना स्टार्ट हुआ था, थिक होना स्टार्ट हुआ था। थिक होने की वजह से इसकी विजिबिलिटी बढ़ गई थी, शॉर्ट हो गया था। उसके बाद क्या बोले थे हम कि डिहाइड्रेट हो गया था। अब ये सब अपोजिट बोले यहाँ पर कि जब प्रोफेज में क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, डीकंडेंस। डीकंडेंस जैसे बोला, आप बाहर जा रहे हो तो आपने हेयर्स को वैक्स लगाया, अच्छे बनाए, पर जैसे घर पे आ गए, सपोज आप उनको लूज कर रहे हो, तो मतलब पहले कंडेंस थे, अब डीकंडेंस कर रहे हो, तो कॉइल का क्या होगा, अनकॉइल। थिक है तो थिन होगा, विजिबल है तो विजिबिलिटी उसकी कम होगी, और डिहाइड्रेट है तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेट होगा। फिर उसके बाद क्या बोले हम, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हुए थे, सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर होना स्टार्ट हुए थे, वो सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रीअपियर होता है। ऐसा ये डिफरेंस समझ में आता है दोनों को, दोनों का मतलब क्या डिफरेंस है। एंड डीकंडेंस एंड लूज इंडिविजुअलिटी, कौन इंडिविजुअलिटी लूज कर रहा है, क्रोमोसोम, क्योंकि वो यहाँ पर क्या होगा, सेपरेट सेपरेट जा रहा है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमैटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन द मास ऑफ टू अपोजिट पोल, मतलब दोनों अपोजिट पोल तरफ ये, यानी कि क्रोमैटिड सेपरेट हो चुका है, जो हमको मिलेगा यहाँ पर अलग अलग, मतलब इधर एक न्यूक्लियस में, इधर एक न्यूक्लियस में। द क्रोमोसोम क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छ। गुच्छ मतलब जैसे फ्लावर का बुकेट होता है ना, सिंगल फ्लावर मतलब फ्लावर, और बहुत सारे फ्लावर एक जगह मतलब बुकेट, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। वैसे तो क्रोमोसोम का क्लस्टर दिखेगा कहाँ पर, अपोजिट स्पिंडल पोल्स, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब एक इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी हो चुकी है। जैसे देखिए, अभी आप छोटे हैं, अभी मतलब आप पढ़ रहे हो, तो आपको अभी आपके फादर के नाम से जाना जाता है कि भाई एक्स पर्सन का ही बच्चा है बोलकर। पर बड़े हो गए आप, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से वीडियो देखे, अच्छे से पढ़े, पूरी तरह से ध्यान दिया आपने, और कुछ बड़ा आदमी बन गया, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपके नाम से आपके फादर को जाना जाएगा। जैसे नीरज चोपड़ा बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, तो उनके वजह से उनके फादर को जाना जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो आप, फादर से चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ, पर चाइल्ड की इंडिविजुअलिटी, जब वो चाइल्ड धीरे धीरे बड़ा हुआ तो फादर से लॉस्ट हुई, और उस बच्चे से फिर उसको पहचाना जाएगा। तो डिस्क्रीट मतलब सेपरेट हो जाना, तो ऐसा है। पेरेंट्स से ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम प्रोड्यूस हुए, तो ये अपने उस क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी लॉस्ट करते हैं, और खुद की एक इंडिविजुअलिटी इनकी बन जाती है। न्यूक्लियर एनवलप अब दिखना चालू हो जाएगा, असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, और ये बाकी सब क्या होते हैं, रीफॉर्म हो जाएंगे। कौन कौन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडीज और ईआर। तो ये सब याद रखना है, ओके। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into a daughter cell, but the cell itself divided into two daughter cells by a separate process called as cytokinesis। मतलब सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड नहीं हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। जैसे मैंने बोला, आप खा रहे हो तो सिर्फ गुलाब जामुन थोड़ी लोगे, तो उसके साथ चाशनी भी लोगे, तो दोनों होना चाहिए। गुलाब जामुन मतलब करियोकाइनेसिस, एक से सपोज दो प्रोड्यूस हुए, सपोज, और चाशनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई, दैट इज साइटोकाइनेसिस। पर साइटोकाइनेसिस अलग होगा, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर ये अलग होता है। तो एनिमल सेल में कैसा होगा कि इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो। फरो फॉर्म हो गया क्योंकि एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो फरो प्रोड्यूस होंगे। फरो मतलब कैसा होता है, ये ऐसे बता देता हूँ आपको, ये सर, ये सर, इसको बोलते हैं फरो। तो समझो ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, तो ये क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये जो फरो जो फॉर्म हो रहा है, ये ऐसे सेंटर की तरफ जाएंगे। ये पोजीशन होगी इसकी पेरीफेरी, ये हो गया इसका सेंटर। लेट्स से इधर बता देता हूँ, वैसे तो हम डायग्राम में भी देखने वाले, तो आगे बोलता हूँ रिपीट, एक बार यहाँ पर देख लो, विद डायग्राम एनिमेशन दिखाऊंगा मैं आपको। तो फरो ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब स्लोली,
deepens and ultimately join the center, dividing the सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू टू। मतलब साइटोप्लाज्म क्या होगा, इक्वली दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जैसे सेपरेशन हुआ वैसे साइटोप्लाज्म भी चला जाएगा। पर प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो उसके अंदर क्या होगा, इन केस ऑफ प्लांट इट इज एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, देयरफॉर दे विल अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय सम डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म। किस टाइप का मैकेनिज्म है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो क्या होगा कि वॉल फॉर्मेशन विल स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ सेल एंड ग्रोस आउटवर्ड टू मीट एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स। और इससे क्या होगा फिर बाद में कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब पूर्व घटक, पूर्व घटक मतलब जैसे आप घर पे कुछ बना रहे हो तो उसके अंदर आप जो इंग्रेडिएंट डालते हो वो सब हो गए उसके प्रीकर्सर, कॉल्ड एज सेल प्लेट। अब ये कैसा होता है सेल प्लेट, सिंपल देखिए। अब क्या बोल रहे थे हम कि जो ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है ये दो टाइप का था, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि आपका टाइम बच सके, इसलिए बोलता हूँ डिटेल, लिखता हूँ शॉर्ट में। तो एक तो देखिए हम एनिमल सेल में और एक देख रहे हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सिंपल था, क्या बोले हम यहाँ पर, एक तो यहाँ पर क्लीवेज होता है या फरो फॉर्मेशन होता है। फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन में क्या होगा, इस तरह का फरो फॉर्मेशन होगा। मतलब जब न्यूक्लियस अगर डिवाइड हो चुका है तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के लिए ये फरो फॉर्मेशन हो गए, और ये पेरीफेरी से तो ये सेंटर के तरफ ये फरो क्या होते हैं आता है। और हमको पता है कि द फोर्स विच इज एक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर ये ऐसा टाइप का सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट दिखाई देगा, ठीक है। बट प्लांट सेल में देखें तो क्या होता है, प्लांट सेल में हमने देखा है कि सेल वॉल रहता है। तो इस प्लांट के अंदर जो गॉल्जी बॉडीज है, क्या बोला मैं, प्लांट के अंदर का जो सेल ऑर्गेनल है गॉल्जी बॉडीज, एक्चुअल में प्लांट के अंदर गॉल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। तो ये जो गॉल्जी बॉडीज है ये क्या करेंगे, ये वेसिकल प्रोवाइड करता है। ये वेसिकल क्या करते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट प्रोड्यूस करता है, फ्रैग्मोप्लास्ट। और ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है ये क्या करता है, मिडल लैमेली प्रोड्यूस करता है, किसका, सेल वॉल का मिडल लैमेली। और मिडल लैमेली आगे जाके क्या तैयार करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का मीनिंग क्या है मैंने आपको बोल चुका हूँ, ये देखिए पहले बोला था क्लास में। प्लाज्मो मतलब लिक्विड, डेस्मा का मतलब होता है जंक्शन, और एटा का मतलब होता है बियरिंग। मतलब ही क्या बोलते हैं, जंक्शन बिटवीन टू सेल, दिस इज द जंक्शन बिटवीन टू सेल्स, बिटवीन टू प्लांट सेल बोलेंगे, बिटवीन टू प्लांट सेल। तो मतलब दो प्लांट सेल जो है उनके बीच में ऐसा है ये सेल वॉल बन जाती है, और इधर एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस। और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक। ये सब रिपीट और बोलूंगा आगे एनिमेशन से। यहां तक समझ में आ गया होगा दैट द एडजेसेंट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेली बिटवीन द सेल वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। एंड एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन द ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ये जो भी चीजें सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बंटवारा होता है इनका, और इक्वल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टू डॉटर सेल्स। बट यहाँ से और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जिसको आपको नोट कर लेना पड़ेगा, मतलब याद रखिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि करियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, नॉट फॉलो। तो वैसे में क्या होगा, जैसे देखिए अगर ये ऐसा है, ये पार्टीशन है, इधर इधर इधर, तीनों में न्यूक्लियस आ गया था, हम यहाँ पर 3 सेल बोल सकते हैं। पर क्या हुआ अभी कि अगर इसमें से न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ इस तरीके से, तो अब सेल हो गई एक और न्यूक्लियस हो गए 3, क्योंकि साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ पर दिखती है हमको, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो, कोकोनट में 2 टाइप का एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड मतलब अपन जो खोबरा जो रहता है उसका व्हाइट व्हाइट जो खाते हैं दैट इज सॉलिड, उसको कर्नेल बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, यहां पर बोल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एंडोस्पर्म हमको पता है कि ट्रिप्लॉइड नेचर होता है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड नेचर होता है। पर कोकोनट में देखें 2 टाइप का एंडोस्पर्म होता है, एक लिक्विड होता है और एक थोड़ा सॉलिड होता है। तो जो सॉलिड टाइप का एंडोस्पर्म है
वो अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर मतलब करियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों भी होता है साथ में। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूसेलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म या तो न्यूक्लियर टाइप, और इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर। मतलब दोनों टाइप का एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर भी है, सेल्यूलर भी है। और जब न्यूक्लियर और सेल्यूलर दोनों टाइप का एंडोस्पर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये दिखता है हमको कोकोनट। तो क्या बोल रहे हैं हम कोकोनट में, कि उसके अंदर जब एक सेल में ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो गया, मतलब करियोकाइनेसिस हुआ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को क्या बोले हम, सिंसाइटियम। किसके अंदर, कोकोनट के अंदर। और कोकोनट के अंदर कौन सा, लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। और ऐसा ही अगर हमको फंगस के अंदर दिखा तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक किसके अंदर दिखता है ये हमको, फाइकोमाइसेट्स में। क्या होता है फाइकोमाइसेट्स में, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिख रही है हमको, और साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएट फंगाई। असेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएट फंजाई, ठीक है। ये याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। अब फायदे क्या है माइटोसिस के, बहुत फायदे हैं इसके, कहता हूँ क्या क्या फायदे। हार्डवर्क करने की आदत होनी चाहिए, देखिए थको मत, क्योंकि इस यंग एज में आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना आपको आगे फायदा होगा, और टाइम वेस्ट करोगे तो नुकसान होगा, ठीक है। तो वो नहीं करना। माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला कि हमारे बॉडी में हर दिन 5 × 10⁹ सेल, इतने सेल्स क्या होते हैं, डी जनरेट होता है, तो इतने ही सेल हमारे अंदर रीजनरेट हो रहा है। तो रीजनरेट करने का टेंडर माइटोसिस को दिया है कि तू जाके एक से भले दो, दो से भले चार, ऐसे ही करते बैठ, और ग्रोथ और रिपेयर करना बॉडी का, ठीक है। restricted to the diploid cells. However, in some lower plant and in some social insect, haploid cells also divide by mitosis. ये भी सही है, देखिए, क्योंकि डिप्लॉइड से क्या होता है कि हम देख चुके हैं, डिप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल ये प्रोड्यूस करता है। कुछ इंसेक्ट में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होता है, तो इससे ऐसे सेल प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, ठीक है। कैसे, तो वो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जहां पर आएगा वहां पर मैं बोल दूंगा हनी बी में। इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जरूरी है, देखिए ये अगर नहीं रहा तो ग्रोथ कभी नहीं होगी। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, कहाँ पर स्टडी किए क्या आप, नहीं किए बोल देता हूँ यहाँ पर, देखिए सिंपली फास्ट बोल देता हूँ। ये देखो इंसेक्ट में क्या होता है, स्पेशली अगर हम हनी बी में देखें, इसके अंदर देखिए मेनली ये दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं, एक होता है ड्रोन और एक होता है क्वीन, ठीक है। ये फीमेल है, ये कौन है, ये फीमेल है, ये मेल है ड्रोन, ठीक है। मेल के अंदर कितना होता है, 16 क्रोमोसोम, 16 मतलब ये हैप्लॉइड हो गया, और फीमेल के अंदर क्या होता है, 32 क्रोमोसोम, ये हो गए डिप्लॉइड, ठीक है। तो अब जब इसके गैमेट भी कैसे फॉर्म होंगे, ये 16, और इसके गैमेट कैसे फॉर्म होंगे, 16 और 16। अब क्या होता है, ये 16 और ये 16 अगर फर्टिलाइज हुए तो ही यहाँ पर क्या होता है, फीमेल आती है जिसके अंदर 32 क्रोमोसोम होता है। और अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज होने को गया और फर्टिलाइज नहीं हुआ, यहाँ पर देखो फर्टिलाइजेशन हुआ है, इधर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इससे वापस क्या तैयार होता है, मेल, जो कि कैसा रहेगा, हैप्लॉइड। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। क्वीन के अंदर क्या आते हैं, 32 क्रोमोसोम, तो इसका कैसा होगा, 16 और 16, मेल में सिर्फ 16 ही है। अगर फर्टिलाइज हुआ तो फीमेल होगी, नहीं फर्टिलाइज हुआ तो पार्थिनोजेनेसिस होगा और वापस क्या प्रोड्यूस होगा, मेल, और वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, उसका काम एक फर्टिलाइजेशन करना यही रहता है। और फिर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उससे क्या होता है, क्वीन तैयार होती है, और उस क्वीन मतलब डायरेक्ट वहाँ पर फीमेल तैयार हो गया, डायरेक्ट क्वीन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि उसके अंदर स्टराइल वर्कर है, नर्स भी है, और उनमें जो फीमेल रॉयल जेली पर फीड करती है सिर्फ वही क्वीन बनती है, ठीक है। मतलब देखो हम सब लोग हैं, पर हमारे में से जो इलेक्शन जीतेगा सबसे बड़ा वो मोदी बनेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर, सभी थोड़ी ना बनेंगे वैसा। Mitosis usually result in the production of diploid daughter cells with the identical genetic complement.
एंड द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, क्योंकि जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रोथ हो रही है वो माइटोसिस से होगी। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो मेंटेन करना, सेल का सरफेस एरिया बढ़ाना, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है माइटोसिस का। Therefore becomes essential for the cell to divide and restore the nucleocytoplasmic ratio। तो मतलब ये इसको रिस्टोर करना है रेशो, इसके लिए इन्हें कर रहा है काम। A very significant contribution of the mitosis is the cell repair, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं तो हमारे अंदर भी इंजरी होते हैं, बाहर मार लगकर अगर ब्लड निकलता है तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं, और हमारे बॉडी में कहीं पर मार लगा, किसी ने मारा और वो अंदर लगा हमको, और कोई ऑर्गन को ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हीमोरेज बोलते हैं, तो वहाँ पर उन सब चीज़ों को रिपेयर करने के लिए माइटोसिस लगता है। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड सेल्स ऑफ द लाइनिंग्स ऑफ गट, मतलब देखिए मेनली ये चीज़ है जो हमारे बॉडी का ऊपर, मतलब जब हम एवरीडे अगर आप नहाते हैं, सभी जन नहाते हैं, तो एवरीडे व्हेन यू आर टेकिंग द शावर, तो बहुत सारे बॉडी के स्किन क्या जो सेल्स रहते हैं ऊपर के, वो क्या होते हैं, निकल जाता है। और ये भी बोला मैंने आपको कि रात को जब आप सोते हो और सुबह उठते हो तो जो गादी पर आप सो उसको अगर आप झटकते हो तो उसमें से जो जो धूल निकलती है, उस धूल में आपके बॉडी के सेल्स भी होता है। तो एवरीडे बहुत सारे सेल्स आपके बॉडी में से निकल जा रहे हैं, और उतने ही सेल क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। फिर उसके बाद लाइनिंग्स ऑफ गट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के, ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि आरबीसी हर 120 दिन के अंदर मर जा रहे हैं तो उतने सेल वापस आना जरूरी है। प्लेटलेट्स हर 2 वीक के अंदर, 15 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय है तो उतने वापस सेल आना जरूरी है, तो उनको रिप्लेस करना जरूरी है। कौन करेगा, माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी याद रखने का, मेरिस्टोस का मीनिंग ये होता है डिविजिबल, तो उसके अंदर। एंड अपाइकल एंड लैटरल कैम्बियम, इन सब में रिजल्टिंग इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इसके लिए देखिए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक ये बोले वाला है, तो कुछ एक थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर और बोल देता हूँ। देखिए माइटोसिस करने में जो हेल्प करता है उनको बोलते हैं माइटोजन, ठीक है, ये माइटोसिस करने में हेल्प करता है। तो माइटोजन कौन से होते हैं, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। तो ये माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस में हेल्प करता है, इसलिए इनको बोला माइटो, मतलब माइटोसिस, और जेन का मीनिंग होता है प्रोड्यूसर। पर इसके अपोजिट जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइटोटिक पॉइजन। तो माइटोटिक पॉइजन कौन कौन है, बहुत सारी चीजें माइटोटिक पॉइजन का काम करती है। जैसे अगर ये इसके बारे में देखा जाए, राइबोन्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम है, तो इन्हें क्या करता है, माइटोटिक पॉइजन का काम करता है। सिर्फ ये अकेला नहीं, तो इसके बिसाइड ये जो है अजाइड, साइनाइड, ये जो चीज़ है ये किसका काम करती है, ये इनहिबिट करते हैं प्रोफेस को। दीज आर द केमिकल्स विच विल एक्ट एज माइटोटिक पॉइजन। ये किसका काम कर रहा है, माइटोटिक पॉइजन। और किसको इनहिबिट करते हैं, दे विल इनहिबिट प्रोफेस, ये प्रोफेस को इनहिबिट करता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखो कुछ गैस है, आपको पता है, देखो जैसा हिटलर ने 60 लाख लोगों को मारा था, उन्होंने भी क्या किया था, मस्टर्ड गैस को यूज किया था, मस्टर्ड गैस। और ये जो मस्टर्ड गैस है इन्हें क्या करता है, क्रोमोसोम का एग्लूटिनेशन करता है, एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। एग्लूटिनेशन मतलब क्रोमोसोम को डैमेज करता है। सिंपली देखिए, जैसे अपन ब्लड ग्रुप देखते हैं तो उसके अंदर एग्लूटिनेशन होता है, मतलब देखिए ये ऐसी कॉन्केव स्लाइड लिया हमने, उसके अंदर आपका ब्लड का एक ड्रॉप डाला और उसके अंदर केमिकल डाले, तो इसके क्या होता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े गिरता है। आपने कुछ टैबलेट देखे होंगे मेडिसिन खाने के, जिसको अगर अपन पानी में डालें बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है, जिनको डिस्पर्सिबल बोलते हैं, तो पानी में डालते बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है, तो वैसे फेनोमेनन को हम बोले यहाँ पर एग्लूटिनेशन, ठीक है। उसके बाद और कुछ केमिकल है, जैसे ये केमिकल है जिसका नाम है चैलॉन। ये भी जो केमिकल है ये क्या करता है, ये माइटोसिस को इनहिबिट करता है। ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड होता है या ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। उसके बाद एक अल्कलॉइड है जिसका नाम है कोल्किसिन, ये तो नाम और भी पक्का याद रखना आपको, क्योंकि ये काम काम का है, कोल्किसिन, ठीक है। कोल्किसिन क्या करता है कि ये क्या करेगा, माइटोटिक
फाइबर जो होता है कोल्चिसिन, ये अभी नाम बोला मैंने आपको कोल्चिसिन, ये क्या करता है, इट विल इनहिबिट माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं इनको ये इन्हें फॉर्म ही नहीं होने देता, मतलब पॉलीमराइजेशन और जो माइक्रोट्यूबुल है उसको नहीं होने देता, और सेल्स को मेटाफेज कंडीशन में रखता है, और क्रोमोसोम और डीएनए इन दोनों का रेप्लिकेशन होगा पर एक ही सेल में रहता है, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर नंबर बढ़ जाता है क्रोमोसोम का हर सेल में, और इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है एंडोपॉलीप्लॉइडी या अमाइटोस, एंडोपॉलीप्लॉइडी बोलेंगे हम इसको, एंडोपॉलीप्लॉइडी या इसको बोल सकते हैं एंडोमाइटोसिस। क्या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने बोला स्पिंडल फाइबर नहीं फॉर्म होते, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, क्रोमोसोम का डिवीजन होगा, क्रोमोसोम का डिवीजन होगा, और एक सेल के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन कौन सी क्रिएट हुई है, पॉलीप्लॉइडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2-3 बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी होने की वजह से फ्रूट की साइज बढ़ जाती है, तो खाने में फायदा होता है, मतलब खाने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियस विल कंटेन द मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2 सेट्स फाउंड इन द डिप्लॉइड सेल, तो इसको पॉलीप्लॉइड बोले। उसके बाद और कौन कर सकता है ऐसा, तो और एक्सरेस भी है कि जो माइटोसिस को अफेक्ट करता है, क्योंकि एक्सरेस क्या करते हैं, एक्सरेस की वजह से होता है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस मतलब ये कैंसर के जैसा ही, और इसकी वजह से क्या होता है क्रोमोसोम का ब्रिकेज हो जाएगा, तो ऐसा होता है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, उसके बिसाइड इंट्रान्यूक्लियर या प्री माइटोसिस देखें तो वो अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, अदर फंगस में होता है, नंबर ऑफ अलगी रहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है वो डिजेनरेट होता ही नहीं है, तो एक ही सेल के अंदर ये सब मतलब क्रोमोसोम बढ़ते जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, बस ये स्टॉप करेंगे, पर एक बार थोड़ा सा एनिमेशन देख लेंगे, मतलब पीपीटी 2 मिनट में बस खत्म। यहाँ पर ये सब याद रखें। प्रोफेस में क्या हो गया, तो ये सब कुछ बोल चुका मैं आपको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम तैयार होगा, यहाँ पर स्पीयरिंग स्टेज दिखेगी जिसको हम बोलते हैं बॉल ऑफ वुल। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद हो जानी चाहिए। ठीक है, बोल चुका मैं आपको यहाँ। ठीक है, क्या क्या बोले पता, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल, सब क्या हो गया डिसअपियर हो गए। उसके बाद क्या हो गया क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या बोले हम यहाँ पर, आपको क्या दिखाई दिया, स्पीयरिंग स्टेज दिखना स्टार्ट हो गया, और ये फर्स्ट फेज थी इसकी माइटोसिस की, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बाद क्या बोले कि ये जो सेंट्रियोल थे पहले यहाँ पर पोल पे, ये अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हुए। ठीक है, मीन्स नाउ सेंट्रियोल जो पहले यहाँ पर थे ये धीरे धीरे इधर और इधर जाना स्टार्ट हो गए, तो क्या बोलते हैं हम, सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल। ठीक है, पॉइंट याद हो जाते पूरा। देखो नेक्स्ट मेटाफेज। मेटाफेज बोले हम, न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पर क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था कंप्लीटली। क्रोमोसोम आपको अच्छे से दिख रहा था, मॉर्फोलॉजी स्टडी करने आ रही थी, क्रोमोसोम क्या हुआ इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हुए, ये दिख रहा है देखो, ये सब अलाइन हो गए यहाँ पर, अलाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए। बाकी सब कुछ बोल चुका मैं आपको कि काइनेटोकोर को ये जो फाइबर अटैच होता है इसको क्या बोले हम, क्रोमोसोमल फाइबर या ट्रैक्टाइल फाइबर, या क्या बोले थे हम इसको, काइनेटोकोर फाइबर। और जो फाइबर अटैच नहीं हुआ कंटिन्यू है इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फाइबर। दिस इज कंटिन्यूस फाइबर। ठीक है, इधर दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, रिवाइज कर रहा हूँ मैं, पर छोटा नहीं है, कंटिन्यूस फाइबर बोलेंगे हम इसको। ठीक है, और जो फाइबर मतलब यहाँ से यहाँ तक तैयार हुए पर सपोज आगे नहीं गए तो इनको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस फाइबर। ठीक है, और जहाँ पे ये फाइबर इस क्रोमोसोम को काइनेटोकोर को अटैच हो रहे हैं और इसको अब खींचेंगे तो उस फेनोमेनन को क्या बोले हम, कांग्रेशन। ये भी याद रखिए, सभी चीज़ें याद रखना है। एनाफेज हम बोल चुके, ये शॉर्टेस्ट फेज है, इसके अंदर क्रोमैटिड क्या हो गया, अवे मूव होते हैं यहाँ से, और इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है हमको, ये दिस इज इंटरजोनल फाइबर। ये जो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ दो क्रोमैटिड के अंदर, ये इंटरजोनल फाइबर है। और बोलता हूँ देखिए, ये डिसकंटिन्यूस था, और ये जो फाइबर रहेंगे जो काइनेटोकोर को अटैच है वो क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल, और जो समझो ऐसे रहती है इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फाइबर। ठीक है,
और ये टीलोफेस, पूरा प्रोफेस के अपोजिट बोलना है, टीलो का मतलब होता है एंड। क्या क्या हो चुका है पता है, देखिए धीरे धीरे ये सेंट्रियोल क्या हो गया यहाँ से, यानी कि निकल जाएंगे सेपरेट और डिजॉल्व हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड होल कंसेप्ट। ओके, ठीक है, तो मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और कोई इश्यू हो गया तो मुझे बोलना है यहाँ पर, मतलब कुछ समझ में नहीं आता होगा मुझे बोलिए, या कुछ इंप्रूव करना है तो वो बोलिएगा। ठीक है, मैंने डिटेल में सब कुछ ले चुका हूँ। थैंक यू एवरीवन।